हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डेली शाम को 7 बजे अपना जो है जीके जीएस का टेस्ट लेकर आते हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना लें, हर एक चीज़ जो है सिलेबस वाइज आपको कवर करवाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है जान लें कि किस हिसाब से हमारे पेपर में आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो बीएड एंट्रेंस होता है, बीएड एंट्रेंस में एक सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर क्वेश्चन खूब ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोग 10 साल 12 साल 15 साल का अगर आप प्रैक्टिस पेपर लगा लेते हो तो आपको वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे। बाकी और जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चन से वो तो मैं आपको वीडियो में बता ही देता हूं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए कोई भी बच्चा परेशान ना हुआ करे, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जाना होगा। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाया करेगी, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में वहां पर पीडीएफ डाल दी जाती है। अभी तक जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं सबकी पीडीएफ वहां पर मिल चुकी है, आपकी आज वाली भी मिल जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है, आप अपना सिर्फ जो है टेस्ट दीजिए, देखिए आपको कितना आता है और आंसर मेरे साथ आप दीजिए। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका आंसर सभी लोग टाइप करना शुरू करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। चलिए बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान। बाकी हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन, अब आप देख रहे होंगे कि भैया ये सर 37 क्वेश्चन से आप क्यों स्टार्ट करा रहे हो आज। तो ऐसी बात नहीं, आपको पता होगा 36 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिया था, आज उसके आगे से हम लोग इसको ला रहे हैं, पार्ट 2 है उसका। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी लोग जो जुड़ चुके हैं वो जल्दी से बता दें। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो खेल वालों को यानी जो कोचिंग कराते हैं, तो कोचिंग के लिए जो अवार्ड मिलती है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। जैसे आपको पता है कि जो कोचिंग कराते हैं यानी बेस्ट कोच का अवार्ड, ऐसा कहते हैं इस पे कि बेस्ट कोच का अवार्ड किससे दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 1985 ईस्वी से हुई थी, द्रोणाचार्य पुरस्कार की। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो लोग नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड एंट्रेंस की धमाकेदार क्लास जो है वो मिल रही है। तो अब आप लोग मिस ना करें इसको, और पीडीएफ भी आपको मिल जा रही है, इसके लिए घबराया नहीं। बस आप क्या करेंगे, लाइव आकर थोड़ी देर आप अपने देखें कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। बाकी रही बात नोट करने की, तो नोट वगैरह कुछ नहीं करना है। हाँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता रहे हैं अगर वो आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लिया करिए। बाकी आपको ये सारे क्वेश्चन जो है पीडीएफ मिल जाएंगे, ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। बताइए सभी लोग। चलिए बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि पहले जो है अर्थशास्त्र में नोबेल नहीं दिया जाता था, लेकिन 1968 से क्या हुआ कि अर्थशास्त्र में भी नोबेल दिया जाने लगा। जैसे कि आपको पता है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे लास्ट में जो ऐड हुआ वो ऐड हुआ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल कब से दिया जाना स्टार्ट हुआ, तो 1968 से इसको स्टार्ट किया गया। बाकी हम बात करें कि ये जो है किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ स्वीडिश सेंट्रल बैंक के, ठीक है। अब आप सबको पता है कि नोबेल प्राइज जो है इनके नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो इनके नाम पर दिया जाना शुरू हुआ, यानी इन्हीं की संपत्ति थी जो नोबेल प्राइज के रूप में दी जाती है। बाकी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र जो है ये किसके द्वारा दिया जाना शुरू हुआ, तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाना शुरू हुआ। ईयर की बात करें अगर हम, तो 1968 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो है हमारा, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। स्पेल ऑफ द टाइगर, मैं आपको बता दूं, स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन दिया गया है जिम कार्बन, वाल्मीकि थापर, सैयद मॉन्टगोमरी, अतुल सेठी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद मॉन्टगोमरी। इन्होंने ही स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक लिखा है। इसमें इन्होंने बात किया था, जैसे कि आपको पता है कि मैंग्रोव वाले यानी जो दलदली जगह होता है वहां पर सुंदरवन जोरिए डेल्टा का इन्होंने जिक्र किया था। सुंदरवन जो है वन का इन्होंने, या ऐसा कहते हैं कि सुंदरवन जो है डेल्टा का वर्णन इसमें किया गया है स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक में। और किसने लिखा है, तो सैयद मॉन्टगोमरी ने इस पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। ये हालांकि जब 2018 में जब ये क्वेश्चन आया था बीएड में, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था कि ये करंट की न्यूज है, ठीक है, उस टाइम पर ये करंट में था। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। देखो आप लोगों के लिए मैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित एक अलग सी वीडियो लाऊंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है, पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है स्थित है। बहुत बढ़िया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की, कि संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन से देश शामिल हैं। एससीओ की अगर हम बात करें, एससीओ इसको क्या बोला जाता है, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन कौन से देश शामिल हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िए सभी लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका एससीओ है। अगर मैं एससीओ की बात करता हूं, तो एससीओ की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको बता दें चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान, यानी ये टोटल जो है 5 कंट्री इसमें शामिल हैं। कितने कंट्री टोटल शामिल हैं, 5 कंट्री इसमें शामिल हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, तो आप लोगों के आंसर आगे होंगे, देखते हैं। तो पार्सेक जो है वो सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक पार्सेक बराबर, अगर हमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ कि एक पार्सेक बराबर कितने मीटर के होता है, तो 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर होता है एक पार्सेक बराबर। क्लियर है। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो पार्सेक होती है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। चलिए, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं आपको। अगर मैं विटामिन B6 की बात करूं, तो B6 को पैराडिक्सिन बोला जाता है, पैराडिक्सिन बोला जाता है। बाकी अगर मैं यहां पर नियासिन की बात करूं, तो जो B5 होता है उसको वो नियासिन का केमिकल नेम होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही विटामिन B5 का केमिकल नेम नियासिन होता है, विटामिन B6 को पैराडिक्सिन बोलते हैं, और विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं। और रही बात हमारी राइबोफ्लेविन की, तो ये हमारी विटामिन B2 होता है। अगर B1 की बात करेंगे तो इसे थायमीन बोला जाता है। क्लियर है। चलिए, गति के नियम का प्रतिपादक किसने किया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन ने ही गति का जो है नियम दिया था। और अगर मैं इनकी बात करूं न्यूटन की, तो एक क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि किस पुस्तक में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किस पुस्तक में इन्होंने अपना प्रतिपादित किया था गति का नियम, तो इसकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। ये आप याद रखिएगा, प्रिंसिपिया पुस्तक में इन्होंने गति के जो नियम है न्यूटन ने, वो इसमें इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो पुस्तक के नाम याद रखना है कि किस पुस्तक में गति के तीनों नियम दिए गए हैं, तो वो पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। अगला है डीटीपी का विस्तार करें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डीटीपी का विस्तार करें। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, और अभी हाल ही का जो पेपर एनटीपीसी का चल रहा है, इसमें भी ये क्वेश्चन आया है, 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। बहुत बढ़िया।
चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ, दवा, यानी जो खाने वाली चीजें होती हैं, दवा, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए हम लोग बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बाकी अगर हम इन तीनों एसिड की और बात करें, जो हमारा साइट्रिक अम्ल होता है, ये जो आपकी कोई धातु वगैरह होती है, जैसे जो मेटल होता है, धातु को साफ करने के लिए साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो ये सारी चीजें लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है धातुओं को साफ करने के लिए। बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फार्मिक एसिड की, तो बैक्टीरिया को हटाने के लिए, या ऐसा बोलते हैं हम कि जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रही बात हमारी एसिटिक अम्ल की, तो ये विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? चलिए बताइए, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो मस्तिष्क होता है वो मेरुरज्ज के साथ मिलकर, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपके बीएड में तो फिलहाल आ ही गया है क्योंकि ये बीएड का ही पेपर ही है। अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये एनटीपीसी के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब बढ़ते हैं, रंग वर्णांता किस प्रकार का होता है? रंग वर्णांता यानी कि आप लोग कलर ब्लाइंडनेस का नाम सुने होंगे, कलर ब्लाइंडनेस का आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि लोग जो है अपना लाल और हरे में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए बताइए इसका। जैसे कि जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो बच्चे होते हैं वो किस कलर में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो हरे और लाल में वो अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि रंग वर्णांता किस प्रकार का होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये आनुवंशिक चलता हुआ आता है कि अगर आपके पापा को है तो आपके बच्चे को भी हो सकता है, इस प्रकार का ये चलता है। अब बात करते हैं, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? थोड़ा क्लियर करिएगा इसको। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? अगर आप में क्लियर नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा सा जो है थोड़ा उसके जो क्वालिटी वीडियो की वो बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत ही अच्छे से ये चीजें पता होगी कि जो फाहियान था वो किसके समय पर भारत में आया था। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और हर्षवर्धन के समय पर अगर हम बात करें तो ह्वेनसांग आया था भारत। ह्वेनसांग जो है भारत आया था हर्षवर्धन के समय पर। चलिए, बहुत बढ़िया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखो, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य से वो आपके मेहरगढ़ में प्राप्त हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? उपनिषद पुस्तकों की अगर हम बात करें, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर मैं उपनिषद की बात करता हूं तो उपनिषद जो है ये दर्शन पर जो है आधारित है, यानी दर्शन शास्त्र पर यह आधारित है और इसे वेदांत भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये किसने बनवाया था? बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएं इसको। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हम बता दें तो जो कोणार्क मंदिर है ये आपको पता है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, या इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा और ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अगर हम बात करें इसको किसने बनवाया था तो नरसिंह देव वर्मन ने इसको बनवाया था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हम लोग। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत बढ़िया,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल-बरूनी। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान की अगर बात करें अल-बरूनी, और अल-बरूनी जो था ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। ठीक है, आपको महमूद गजनवी को बताने की जरूरत नहीं, आप सबको महमूद गजनवी के बारे में पता है, इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, चलिए बाकी बात करें तो अल-बरूनी इन्हीं के साथ में आया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, तहकीके हिंद नाम की एक पुस्तक अल-बरूनी ने लिखी थी। चलिए, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो अल-बरूनी ही था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं, इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, तो किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? तो इनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था इन्होंने ही सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का कंप्लीट वर्णन इन्होंने किया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह किस देश का निवासी था, तो ये अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया कि जो इब्न बतूता था वो कहां का निवासी था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। ठीक है ना। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किसके शासन काल में भारत आया था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यह भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, भारत का सादी किसे कहा गया है? तो अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा अमीर हसन। अमीर हसन जो था ये बहुत ही अच्छा गजल गाता था, इसीलिए इनकी गजलों के कारण ही इसको क्या कहा जाता था? भारत का सादी कहा गया है। अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा सा और क्लियर करा दूं, तो अमीर हसन और अमीर खुसरो ये दोनों के दोनों बलबन के दरबार में रहते थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अमीर खुसरो जो हैं ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये भी बलबन के दरबार में रहते थे, और अमीर हसन भी जो थे ये बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर हसन को जो है भारत का सादी कहा जाता था, और अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था। क्लियर है, याद रखिएगा, भारत का तोता, या ऐसा कहते हैं कि तबला का आविष्कारक, सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो को कहा जाता है, और भारत की सादी अगर आ जाएगा तो अमीर हसन को कहा जाता है। अगर पॉइंट क्लियर हो रहे हैं तो अगर पसंद आ रहा है सेशन तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को अगर नहीं शेयर किया हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। रही बात, देखो आपको मेरी क्लास करने से एक फायदा ये मिलेगी कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्सप्लेन जो मैं करता हूं वो आपके लिए बिल्कुल ही समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जा रहा है। बाकी आपको पीडीएफ तो ऐसे ही मिल जाएगी, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखकर आंसर टिक करना होगा तो आप सभी लोग कर ले जाओगे भाई, पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूं आपको। रही बात यहां पर आपको कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को भारत की सादी कह दिया जाएगा, अमीर खुसरो ऑप्शन में आएंगे तुरंत अमीर खुसरो को मार देंगे, लेकिन नहीं, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है और अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन बन जाएगा यहां पर, ये किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करें शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी की अगर हम बात करें तो सलहार के युद्ध में जो है इन्होंने हराया था मुगलों को। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सलहार का युद्ध कब हुआ था, तो 1659 ईस्वी में मुगलों को शिवाजी ने हराया था। अगर मैं शिवाजी के बारे में कुछ चीजें क्लियर करूं, तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था, और शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो 1680 ईस्वी में हुई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ये। चलिए बता दीजिए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी जो पृथ्वी है उस पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। क्लियर है। चलिए, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और अगर मैं बात करूं, चलिए इसमें अगर मैं थोड़ा सा और बात कर देता हूं
तो जब ये एक सीध में या समकोण पर होते हैं तो क्रमशः उच्च या निम्न जा पाते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं, यानी कि जब क्या होता है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति होता है। और जब ये क्या हो जाते हैं, एकदम सीधे होते हैं या हम कह दें कि एकदम समकोण पर होते हैं, तो जो ज्वार भाटा होता है वो बहुत उच्च आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनामी तरंगे कब उत्पन्न होती हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्र के नीचे जब भूकंप होता है तब सुनामी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। आपको पता है जो ग्रेनाइट होती हैं ये आपकी एक आग्नेय चट्टानें होती हैं, और जब इनका रूपांतरण हो जाता है तो ये किस चीज में बदल जाती हैं, ये आप बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीस। जब ग्रेनाइट का जो है कायांतरित होता है तो वो नीस में बदल जाती हैं। बाकी अगर मैं बात करूं यहां पर जो बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट जो है कायांतरित होकर सिस्ट बन जाता है, गैब्रो जो होता है वो सर्पेंटाइन बन जाता है। लेकिन आपका जो एक क्वेश्चन है वो अपने आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट कायांतरित होकर आपका नीस बन जाता है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको पता है कि जो विजयवाड़ा है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है और किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए, अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको मैं इसकी अलग अलग पूरी क्लासेस लेकर आऊंगा, जलप्रपात लाऊंगा, दर्रा लाऊंगा, हर एक क्लास लेकर आऊंगा, हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोग जलप्रपात। ठीक है, अगर मैं बात करूं जोग जल, इसको गरसोप्पा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात एक ही का नाम है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर है? अगर पूछ लिया जाए किस स्टेट में स्थित है तो आपका हो जाएगा कर्नाटक स्टेट, यहां पर ये आपका स्थित है। तो जोग जलप्रपात को ही हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झूम क्या है? एक लोक नृत्य, एक नदी का उपनाम, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति, कृषि का एक प्रकार। बताइए। चलिए, तो आपको पता है कि हमने झूम के बारे में अपनी कुछ एक दो क्लास पहले भी मैंने बात किया था कि झूम खेती जो होता था ये जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक खेती होता था। इसमें क्या होता था कि लोग जो है पेड़ों को काटते थे, जंगल को, वहां पर बुआई करते थे, खेती करते थे, और जब वो मिट्टी उपजाऊ होना बंद हो जाती, यानी जब उसकी उपज जो है कम हो जाती थी, तब वो लोग आगे बढ़ जाते थे और आगे जंगल काटते थे और वहां पर खेती करना शुरू कर देते थे। तो इसी को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, बहुत बार रिपीट होता है। ये 2018 के टेट के एग्जाम में भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था, यूपी टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आया है। तो अगर हम बात करें काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए बिल्कुल ही फेमस है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब तो तुरंत ही कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानसरोवर झील कहां स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। जो मानसरोवर झील है वो कहां पर स्थित है? चलिए, तो अगर मैं बात करूं, देखिए, तो ये आपका तिब्बत में स्थित है। अब अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन में इसमें और जोड़ूंगा, और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप जल्दी से लिखना शुरू करिए। भारत में 3 नदियां, एक आपकी नदी आती है ब्रह्मपुत्र, एक नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र, दूसरी नदी आपकी है सिंधु, दूसरी नदी आपका सिंधु है, और तीसरी नदी आपकी है सतलज। इन तीनों नदियों का उद्गम जो है भारत में नहीं हुआ है। और एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी 3 नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं हुआ है, यानी कि कौन सी ऐसी 3 नदियां हैं जिनको विदेशी नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक आपका हो जाता है ब्रह्मपुत्र,
सिंधु और सतलज, ये 3 नदियां हैं जिनको विदेशी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इन तीनों का उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के आसपास ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामूहिक खपत से क्या मतलब है? ये क्वेश्चन शायद 1-2 क्लास पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन एक देखा गया है। सामूहिक खपत से क्या मतलब है? तो ऐसा खपत जो समूह से हो, और आपको पता है कि जो सामूहिक होता है तो घरेलू खपत, यानी कि घर में क्या होता है, परिवार होता है और परिवार में कई सारे लोग होते हैं। घर कोई एक आदमी से घर नहीं बनता है, घर कई सारे लोगों के समूह से होता है। तो घरेलू खपत जो होता है उसी को ही हम लोग सामूहिक खपत भी बोलते हैं। बाकी व्यक्तिगत खपत यानी एक लोग तो एक समूह से तो है नहीं। स्वयं खपत मतलब स्वयं खुद, यानी एक लोग कोई मतलब नहीं बनता है। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपभोग, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू खपत, क्योंकि घर में एक से ज्यादा लोग रहते हैं तभी घर बनता है, तो इसी को समूह बोलते हैं। अगर कहा जाए समूह का उदाहरण क्या है, तो परिवार जो है एक समूह का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी निर्धारित की गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 साल। 35 साल जो है एज होनी चाहिए आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और 35 साल की एज होनी चाहिए आपको राष्ट्रपति बनने के लिए। बाकी 18 साल की उम्र में आप क्या कर सकते हो, आप मतदान कर सकते हो। 30 साल की उम्र में आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो, और 25 साल की उम्र में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपके पास 25 साल की उम्र होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आपके पास 30 साल की उम्र होनी चाहिए, और 18 साल की उम्र में आप वोट दे सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग जो हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अपना जो है सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा, 10 मिनट 5 मिनट आधे घंटे का आप वेट करिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी, तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है बिल्कुल सही दे रहे होंगे। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फातिमा बीबी। ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली जो है महिला न्यायाधीश जो है नियुक्त की गई थी। अगर हम बात करें कब नियुक्त की गई थी, तो 1989 में ये नियुक्त की गई थी। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो बिना लाइक किए हुए मत जाना, और अगर आपने कोई भी स्टडी ग्रुप बनाया है तो एक बार उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।